साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा MPPSC पर। साथियों, सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के अंतर्गत रिवीजन प्रोग्राम में ये हमारी 8वीं क्लास है और इस क्लास के अंतर्गत हम NIC, NCERT, यूनेस्को, यूनिसेफ और कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि NIC। ठीक है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY के तहत एक भारत सरकार का विभाग है। NIC बुनियादी ढांचा, IT कंसल्टेंसी, IT सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें केंद्र सरकार के विभागों और राज्य सरकारों को IT सिस्टम की वास्तुकला, डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन शामिल है। ठीक है, इसकी स्थापना 1976 में की गई थी, यानी हम ये कह सकते हैं IT मंत्रालय के तहत। ठीक है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1976 में गवर्नेंस प्रणाली के निर्माण और क्रियान्वयन हेतु की गई थी। ठीक है, देखिए NIC जो है वो क्या क्या सर्विसेज देता है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, GIS प्लेटफॉर्म है। ठीक है, GIS प्लेटफॉर्म का मतलब है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, देखिए दोस्तों, इन जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ठीक है, और इसके बाद है INO यानी कि इंटीग्रेटेड नेटवर्क ऑपरेशंस। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड नेटवर्क ऑपरेशंस जो है वो सरकार की आंतरिक कार्यप्रणाली को उच्च स्तरीय स्पीड इंटरनेट से जोड़ने की एक योजना होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें NIC सर्विस डेस्क की, तो ये जो है, देखिए ये डेस्क सेवा संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए एक सेवा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम वेबकास्ट की बात करें तो वेबकास्ट क्या है, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय आयोजनों के लिए डिमांड्स पर वेब सर्विस उपलब्ध कराता है। डोमेन रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो देखिए ये जो है वो NIC सरकार की तरफ से सरकारी संगठनों को डोमेन प्रदान करता है। इसके बाद है NKN यानी कि नेशनल नॉलेज नेटवर्क। ठीक है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। ठीक है, इसके बाद जो है वो देखिए नेशनल नॉलेज नेटवर्क जो है वो क्या है कि 1600 से अधिक ज्ञान सूचना प्रदाता संस्थाओं को इस नेटवर्क से जोड़ा गया है। ठीक है, इसके बाद है गवर्नमेंट क्लाउड यानी कि सरकारी क्लाउड। देखिए आधारभूत ढांचे तथा शक्ति का युक्ति संगत प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए गवर्नमेंट क्लाउड की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, भारत मैप्स। ठीक है, देखिए भारत मैप्स जो है वो नियोजन और सरकारी सेवाओं के लिए भौगोलिक क्षेत्र आधारित जानकारी प्रदान करता है। इसके लिए भारत मैप्स के रूप में NIC मैप्स, ठीक है, NIC मैप्स जो है वो एक एकीकृत भौगोलिक मानचित्र का निर्माण किया गया है। इस मानचित्र में 1:50,000, ठीक है, ठीक है, 1:50,000 का स्केल प्रयुक्त किया गया है और इसे बनाने में इसरो ने मदद की है। ठीक है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें डेटा सेंटर्स की, देखिए दोस्तों डेटा सेंटर्स की अगर बात करें तो भारत में गवर्नेंस आधारित संरचना के लिए 4 डेटा सेंटर्स की स्थापना की गई है। ठीक है, एक तो दिल्ली में है, ठीक है, एक पुणे में है और एक हैदराबाद में है। ठीक है, इसके अलावा एक भुवनेश्वर में है। ठीक है, भुवनेश्वर में। ठीक, इसके अलावा 30 छोटे छोटे डेटा सेंटर्स भी स्थापित पूरे देश भर में किए गए हैं। ठीक है, अगर हम इसके अलावा अगर बात करें साइबर सुरक्षा प्रणाली की, देखिए साइबर सुरक्षा प्रणाली की अगर बात करें तो देखिए ये
ये जो है वो NIC नेट की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया है। ठीक है, साइबर सुरक्षा प्रणाली जो है वो, यानी साइबर सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो किस लिए है? NIC नेट की सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो ये जो है वो NIC का काम हम समझ सकते हैं क्या है? ई गवर्नेंस को पूरी तरह से संभालने का काम इसका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे NCERT। ठीक है, देखिए NCERT क्या है? यह जो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है, जिसे 1961 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में श्री अरविंदो मार्ग पर स्थित है, और इसका जो मोटो है, अगर हम उसकी बात करें तो लाइफ एटर्नल थ्रू लर्निंग। ठीक है, ये है। देखिए दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम इसमें, और देखिए इसके बाद देखेंगे यूनेस्को। यूनेस्को की बात करेंगे तो यूनेस्को क्या है? देखिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, देखिए यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति और समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। इस संस्था का, यानी संयुक्त राष्ट्र की इस संस्था का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बने। ठीक है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है? इसमें 195 सदस्य देश हैं। ठीक है, 7 सहयोगी सदस्य देश हैं और 2 पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? देखिए आगे देखते हैं। देखिए सदस्य देश मैंने बताया भी 195 हैं। ठीक है, 7 सहयोगी सदस्य देश हैं और 2 पर्यवेक्षक हैं। इसका मुख्यालय पेरिस में है और इसके अध्यक्ष जो है वो आंद्रे एजोले हैं। ठीक है, यूनेस्को के 27 क्लस्टर कार्यालय और 21 राष्ट्रीय कार्यालय हैं। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में भीमबेटका के रॉक शेल्टर 2003 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट जो है वो उसमें 2003 में से शामिल किया गया था। सांची का बौद्ध स्मारक जो है वो 1989 में 1989 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल किया गया था। ठीक है, विश्व विरासत स्थल में। खजुराहो स्मारकों का समूह इसे 1986 में 1986 में इस लिस्ट में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखने की चीज़ है कि मध्य प्रदेश में कितने WHS साइट हैं, तो वो कितने हैं? 3 हैं। यूनेस्को की विरासत सूची में हमारे देश यानी भारत के कई ऐतिहासिक इमारत और पार्क शामिल हैं, जिनकी संख्या 40 है। ठीक है, 40वीं धरोहर जो है वो धौलावीरा है, जो कि 2021 में इसमें शामिल किया गया था। भारत 1946 से यूनेस्को का सदस्य देश है। ठीक है, तो ये है। अब अगर हम इसकी बात करें, देखिए यूनेस्को के कार्यों की बात करें तो इसमें क्या है? देखिए शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति का संरक्षण करना, राष्ट्रीय स्तर पर बुद्धिजीवियों का सहयोग करना, ठीक है, गैर सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान करना यानी NGO को, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के विकासात्मक कार्य करना, लेखकों, कलाकारों तथा वैज्ञानिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना, प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों के विकास पर बल देना, महासागर तटीय क्षेत्रों में खोज कार्य करना, प्रेस, रेडियो, फिल्म तथा दूरदर्शन के विस्तार पर बल देना। ठीक है, इत्यादि इसके प्रमुख कार्य हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद है हमारा यूनिसेफ। ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है? देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1946 में की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में स्थित है
और इसके अध्यक्ष इस समय वर्तमान में कैथरीन एम रसेल हैं। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। ठीक है। तो 1953 में, देखिए 1953 में 1953 में यूनिसेफ जो है वो यूएन का, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का स्थायी सदस्य बन गया था। ठीक है। उस समय इसका नाम क्या था? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। ठीक है। लेकिन इसे बाद में बदल करके यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड कर दिया गया था। ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, यूनिसेफ को 1965 में उसके बेहतर कार्य के लिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। और 1989 यानी 1989 में इस संगठन को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए आगे ये है कि यूनिसेफ ने 1949 में 3 कर्मचारियों के साथ भारत में अपना काम शुरू किया था और 3 साल बाद दिल्ली में एक कार्यालय स्थापित किया था। वर्तमान में यह 16 राज्यों में भारत के बच्चों के अधिकारों की वकालत करता है। यूनिसेफ के 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं: पनामा, जिनेवा, बैंकॉक, नैरोबी, अम्मान, काठमांडू और डकार। ठीक है। ये इसके 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और सदस्य देशों की बात करें तो इसमें 190 से ज़्यादा सदस्य देश हैं। ठीक है। देखिए दोस्तों, इसके बाद अब हम देखेंगे कॉल। ठीक है, यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग। ठीक है। देखिए इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग कॉमनवेल्थ का एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय मेट्रो वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में स्थित है। कॉमनवेल्थ में सरकारी और गैर सरकारी संगठनों और अन्य संस्थानों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते हुए कॉल के पास ओपन लर्निंग और दूरस्थ शिक्षा ज्ञान संसाधनों और प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देने का अधिकार है। ठीक है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात करें तो प्रोफेसर नरेंद्र बैजनाथ, ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है। देखिए साथियों, इसमें क्या है, देखिए इसको कर्नल कहा जाता है। ठीक है। कर्नल मतलब एक तरीके से बोलचाल के लिए सामान्य है, कर्नल इसे कहा जाता है। तो इसका उद्देश्य यानी कर्नल का यानी कोल का दूरस्थ शिक्षा डिस्टेंस लर्निंग, मुक्त शिक्षण ओपन लर्निंग एवं ज्ञान संसाधन और प्रौद्योगिकियों को राष्ट्रमंडलीय देशों में परस्पर प्रयुक्त करना एवं विकास करना, शिक्षा एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संचार प्रौद्योगिकी यानी आईटी, ठीक है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और सूचना सेवा पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है। इसके अलावा विकासशील देशों की पहुंच में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, यह भी इसका उद्देश्य है। ठीक है। यह जो है सभी राष्ट्रमंडलीय देशों का एक साझा संगठन है। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि ये चोगम यानी चोगम शब्द है। ठीक है। देखिए चोगम क्या है? चोगम जो है वह राष्ट्रमंडलीय देशों के प्रमुखों का समूह है। ठीक है। इस समूह के द्वारा ही इस कॉल की यानी कि कर्नल की स्थापना की गई थी। इसकी फंडिंग जो है सदस्य देशों द्वारा की जाती है। भारत इसमें तीसरा बड़ा ज्ञानदाता है। ठीक है। भारत इसके गवर्नर बोर्ड का तथा इसकी कार्यकारी समिति का भी सदस्य है। ठीक है। अगर भारत में बात करें तो भारत में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू अधिकांश राष्ट्रमंडलीय देशों को सैटेलाइट के माध्यम से डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है। तो ये हमारा कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग है। ठीक है। देखिए दोस्तों, हमने अभी अभी यूनेस्को, यूनिसेफ, एनसीईआरटी, एनआईसी इन सब के बारे में रिवीजन किया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं
तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।